नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं मुकेश्वर सोनवानी, समाज शास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज के व्याख्यानमाला में हम बात करेंगे आत्महत्या, जो समाज शास्त्र का एक अवधारणा है जिसे सबसे पहले दुर्खिम ने प्रस्तुत किया था। एक विस्तृत चर्चा हम इसके संबंध में करेंगे। विद्यार्थियों, प्रत्येक विषय का, प्रत्येक समाज विज्ञान का अपना एक दृष्टिकोण होता है किसी भी विषय के संबंध में। उस दृष्टिकोण के अनुसार ही किसी भी अवधारणा की व्याख्या की जाती है। जैसे समाज शास्त्र की अवधारणा है जिसे दुर्खिम ने प्रस्तुत किया, आत्महत्या, जिसे कहा जाता है सुसाइड। इनकी एक विस्तृत चर्चा करते हैं समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण में आत्महत्या को किस रूप में परिभाषित किया गया है, इनकी विशेषताएं क्या है, इनकी सीमाएं क्या है, इनकी लिमिटेशंस क्या है। सामान्य अर्थों में दुर्खिम ने बहुत से डाटा एकत्रित किए, बहुत से तथ्य एकत्रित किए आत्महत्या के संबंध। उन्होंने विभिन्न तथ्यों के आधार पर आत्महत्या को समाज में सामाजिकता से जोड़ा। उन्होंने कहा कि आत्महत्या जो होता है, सुसाइड जो होता है, वो एक सामाजिक घटना है। उन्होंने इनकी कई परिभाषाएं दी, कई अर्थ दिए। सबसे पहले इनके सामान्य अर्थ को समझते हैं। सामान्य अर्थ में आत्महत्या यह होता है कि व्यक्ति जब स्वयं की मृत्यु स्वयं के प्रयत्नों के द्वारा कर लेता है तो ये आत्महत्या कहलाती है। लेकिन जब समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण की बात करते हैं तो उसको विस्तृत अर्थ में बहुत बारीकी से समझना होगा। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या किसी ऐसी मृत्यु के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें मृत व्यक्ति के सकारात्मक या नकारात्मक क्रियाओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम के स्वरूप घटित होता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति जब अपनी सकारात्मक या नकारात्मक क्रियाओं के द्वारा जब अपने आप को खत्म कर लेता है, अपना अस्तित्व जब खत्म कर लेता है, तो वो आत्महत्या कहलाता है। ये इनका अर्थ है। परंतु दुर्खिम साहब ने इनको पूर्ण परिभाषा नहीं माना है, क्योंकि हम देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हम दो मृत व्यक्ति को लेते हैं, दो मृत व्यक्ति है, पहला मृत व्यक्ति है, दूसरा मृत व्यक्ति है। पहला मृत व्यक्ति इस कारण से उसकी मृत्यु हो गई कि उन्होंने खिड़की को जमीन से बहुत कम दूरी में देखा, खिड़की और जमीन की दूरी को बहुत कम आंका और वो कूद पड़ा। यह आत्महत्या नहीं है। दूसरी मृत्यु, जो खिड़की और जमीन की दूरी को जानता है, उसके बाद वहां से कूद पड़ता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, यह कहलाएगा आत्महत्या। मैंने पहली स्थिति बताई जहां से एक व्यक्ति खिड़की से इस कारण कूद गया, उसे लगा कि वो जमीन के समतुल्य है या जमीन से बहुत पास है, यह आत्महत्या की श्रेणी में आएगा। परंतु दूसरा व्यक्ति जो जानबूझकर कि खिड़की और जमीन की दूरी बहुत है, वहां से गिरने पर मृत्यु हो सकती है, और उन्होंने वहां से कूद गया और मृत्यु हो गई, यह आत्महत्या की श्रेणी में आएगा। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि जब भी कोई आत्महत्या करता है या आत्महत्या जैसी कोई सामाजिक घटना घटित होती है तो उसमें इच्छा महत्वपूर्ण है, अर्थात एक इच्छागत प्रेरणा रहना महत्वपूर्ण है। इसीलिए दुर्खिम साहब ने आत्महत्या में सकारात्मक या नकारात्मक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप तो कहा, परंतु उसके साथ यह भी कहा कि इसमें एक निश्चित इच्छा होनी चाहिए और उसका परिणाम होगा मृत्यु, ये व्यक्ति जानता है। अगली बात करते हैं साथियों। दुर्खिम साहब ने कहा कि भाई, दुर्खिम एक फ्रांस के विद्वान थे। उन्होंने कहा कि भाई आत्महत्या जो होता है व्यक्तिगत कारणों से नहीं होता, बल्कि सामाजिक कारणों से घटित होती है। कई सिद्धांतवेत्ता है, कई मनोवैज्ञानिक है, कई समाजशास्त्री हैं, कई अन्य जो अपराध शास्त्री, उन्होंने कहा कि जो आत्महत्या होती है वो पागलपन या विक्षिप्त अवस्था के कारण होता है। परंतु दुर्खिम साहब इसको स्वीकार नहीं करते हैं। दुर्खिम साहब इसको पूर्णतः एक सामाजिक घटना मानते हैं। कई सिद्धांतवेत्ता, भौगोलिकतावादी सिद्धांतवेत्ता, ये कहते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण, जैसे मौसम, ताप, दाब, जलवायु, इनके कारण कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा होती है जिनके कारण आत्महत्या होता है। परंतु दुर्खिम साहब ने इनको भी नकार दिया। इन भौतिक कारणों से आत्महत्याएं नहीं होती, बल्कि आत्महत्या की घटना होती है पूरी तरह से सामाजिकता से जुड़ा हुआ है। आत्महत्या के संबंध में यह कहते हुए कि भौतिक कारणों से नहीं होता बल्कि सामाजिक घटना है आत्महत्या, इसके पीछे बहुत से उन्होंने तर्क दिए। तर्क किस प्रकार से? उन्होंने कहा कि भाई आत्महत्या बेतरतीब रूप से नहीं होती बल्कि समाज व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालता है।
उन्होंने एक तर्क दिया कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में आत्महत्या अधिक होती है। इसके पीछे तर्क यह है कि महिलाएं जो होती है समाज के संपर्क में उतना नहीं होती, या समाज उनको उतना प्रभावित नहीं करता जितना एक पुरुष को प्रभावित करता है, क्योंकि पुरुष समाज के सम्मुख ज्यादा होता है, समाज से लगाव ज्यादा रखता है, इसलिए समाज से भी वो ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए आत्महत्या करने के लिए पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक प्रेरित होते हैं। साथियों, दुर्खिम साहब ने कई ऐसी परिभाषाएं दी, कई ऐसे तथ्य रखे, कई ऐसे डाटा रखे, कई ऐसे सारी चीजें रखी। उसके आधार पर उन्होंने कई क्षेत्रों का क्षेत्रीय अध्ययन किया, उसके आधार पर ही आत्महत्या को सामाजिकता से जोड़ा। अब आता है आत्महत्या की सामाजिक अवधारणा। आत्महत्या की समाजशास्त्रीय अवधारणा क्या कहती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए, एक मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते समाज पे रहता है, लेकिन वो समाज में एक निर्जीव या मूढ़ रूप से नहीं रहता, बल्कि समाज व्यक्ति को प्रभावित करता है और व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है। और एक व्यक्ति समाज में रहने के कारण एक सामाजिक शक्ति को अपने आप में धारण करता है। एक सामाजिक शक्ति को धारण करने के कारण उसके ऊपर एक दबाव होता है, और उस दबाव के कारण ही वो आत्महत्या करता है या नहीं करता है। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक जो परिस्थितियां होती है वो कुछ ऐसी अनुकूल दशाएं उत्पन्न करती है, एक ऐसा पर्यावरण निर्मित करता है जिसके कारण से व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है। कुछ सामाजिक परिस्थितियां ऐसी है जो निश्चित और अस्थायी है आत्महत्या के लिए, जिसके कारण आत्महत्या होनी ही है। सामाजिकता या सामाजिक शक्ति या सामाजिक नैतिकता जो होती है वो व्यक्तिगत नैतिकता को निर्धारित करती है। इसका अर्थ यदि कोई एक व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं जीवन से बहुत तंग आ गया हूं, इसका दूसरा अर्थ यह है कि वो सामाजिक नैतिकता को, सामाजिक शक्ति को वो कोस रहा है कि मेरी सामाजिक परिवेश ऐसा है कि मैं दुखी हूं। इसका मतलब यह है कि सामाजिक नैतिकता में व्यक्तिगत नैतिकता की प्रतिध्वनि होती है। ये दुर्खिम आत्महत्या के संबंध में बताते हैं। कई ऐसे सिद्धांतकार हैं जो इनकी आलोचना भी करते हैं कुछ आधारों पर कि भाई आत्महत्या को दुर्खिम साहब ने केवल सामाजिकता से जोड़ दिया है, सामाजिकता से ही केवल आत्महत्या घटित नहीं थी, बल्कि आत्महत्या करने के पीछे उनके कई उद्देश्य हो सकते हैं और कई कारण हो सकते हैं। ये बाद में जब शोध किए गए, बाद में जब रिसर्च किए गए, तब ये जाना गया कि भाई आत्महत्या कई कारणों से होता है। लेकिन एक दुर्खिम साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण एक मार्ग प्रशस्त किया समाज विज्ञान के क्षेत्र में, एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया, एक नया आधारशिला रखी आत्महत्या के संबंध में। दुर्खिम अपनी बातों को आगे समझाते हुए कहते हैं कई सारी सहसंबंध को उन्होंने बताया कि जैसे पहला सहसंबंध बताया कि आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है समाज में लगभग उसकी दर बराबर बनी रहती है। दूसरी बात वो कहते हैं कि आत्महत्या महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होती है। तीसरी बात कहते हैं कि आत्महत्या ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में अधिक होता है। वो कहते हैं कि आम लोगों की तुलना में जो सैनिक वर्ग के जो लोग हैं वो आत्महत्या अधिक करते हैं। वो कहते हैं कि कैथोलिक धर्म के मानने वाले और प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले दोनों में आत्महत्या में भिन्नता है। प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले आत्महत्याएं अधिक करते हैं। ये सारे सहसंबंध दुर्खिम साहब ने बताया। दुर्खिम साहब ने परिवार और आत्महत्या के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि तलाकशुदा, परित्यक्ता और जो विधुर या विधवा, उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक होती है, क्योंकि हमारे यहां समाज में आसपास देखने को ऐसा मिलता है कि जो ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं, विधवा या विधुर होते हैं, उनको परिवार में, समाज में अवहेलनाओं का सामना करना पड़ता है और इस अवहेलनाओं के कारण वो परिवार से जुड़ नहीं पाते, परिवार बिखर जाता है। परिवार को सौहार्द, प्रेम, सहयोग का एक स्थान माना जाता है और परिवार में सहयोग और सौहार्द नहीं रहे तो व्यक्ति एक कुंठित अवस्था में चला जाता है और आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है। इस तरह से दुर्खिम साहब ने सहसंबंधों की व्याख्या की। दुर्खिम ने आत्महत्या के कुछ प्रकार भी बताए हैं। उन्होंने 3 मुख्य प्रकार बताए हैं। सबसे पहला अहमवादी आत्महत्या, दूसरा परमार्थवादी आत्महत्या और तीसरा उन्होंने आत्महत्या का प्रकार बताया
अस्वाभाविक आत्महत्या। सबसे पहले समझते हैं अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति आत्महत्या के लिए तब प्रेरित होता है जब समाज का जो पकड़ है, व्यक्ति और समाज को जोड़ने वाली जो कड़ी है, वो जब कमजोर पड़ जाता है तो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है। व्यक्ति यह सोचने लगता है कि मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मेरा जीवन निराश है। इस तरह की प्रवृत्ति में जब आता है तो समाज व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें दो तीन तरह के बात बताई है दुर्खिम साहब ने कि परिवार और आत्महत्या, धर्म और आत्महत्या, और राजनीति और आत्महत्या। राजनीति और आत्महत्या किस तरह से होता है? दुर्खिम साहब ये कहते हैं कि राजनीति में जब भी उथल पुथल होता है, राजनीति में जब असंगठन का माहौल होता है, उपद्रव होता है, अर्थात एक संगठन जब कमजोर पड़ जाता है तो आत्महत्या की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ जाती है। परंतु एक यहां पे एक विचारक है मार्सेली, जिन्होंने आलोचना की। वो कहते हैं कि जब भी समाज में राजनीतिक उथल पुथल होता है, राजनीतिक उपद्रव होता है, तो लोगों में एकता पनपती है, देश प्रेम की भावना पनपती है, संगठन के प्रति सामूहिकता की भावना पनपती है और आत्महत्या की दर कम होती है। फिर भी दुर्खिम साहब अपने बातों पर स्थिर रहते हुए कहते हैं कि नहीं, राजनीतिक उथल पुथल और संगठन जब कमजोर पड़ता है तब आत्महत्या होती है। जैसे मैंने धर्म के बारे में बताया, कैथोलिक धर्म और अहमवादी आत्महत्या। कैथोलिक धर्म जो होता है बहुत रूढ़िवादी धर्म माना जाता है, जो व्यक्ति को धर्म से बांधे रखता है और व्यक्ति की जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है उसको नियंत्रित करता है, आत्महत्या की उसे प्रेरणा नहीं देता है। व्यक्ति अपनत्व महसूस करता है, सामुदायिकता की भावना महसूस करता है समूह के साथ या धर्म के साथ, इसलिए कैथोलिक धर्म में आत्महत्या की प्रवृत्ति कम होती है। जैसे परिवार और आत्महत्या या अहमवादी आत्महत्या और परिवार जितना संगठित होगा उतना ही आत्महत्या कम होगा, ये दुर्खिम साहब ने कहा। दूसरा एक आत्महत्या का प्रकार है परमार्थवादी आत्महत्या। परमार्थवादी आत्महत्या अर्थात परम के अर्थ में, दूसरे के अर्थ में, जब दूसरे के कारण जब व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है तो ये परमार्थवादी आत्महत्या या परमार्थी आत्महत्या कहा जाता है। दूसरे के कारण, समाज के कारण या व्यक्तिगत कारण से किसी भी प्रेरणा से जब आत्महत्या कर लेता है तो आत्महत्या परमार्थी आत्महत्या कहलाता है, जिसे एक 3 प्रकार से इसको बांटा गया है। व्यक्तिगत या ऐच्छिक परमार्थी आत्महत्या, दूसरा अनैच्छिक परमार्थी आत्महत्या, और तीसरा एक और प्रकार है ऐच्छिक परमार्थी आत्महत्या में व्यक्ति जो होता है किसी समाज के दबाव के कारण नहीं बल्कि समाज के एक अप्रत्यक्ष दबाव के कारण आत्महत्या कर लेता है। उसे लगता है कि मुझे आत्महत्या करने से सारा समाज सुखी हो जाएगा, मेरा परिवार सुखी हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बीमार है या किसी व्यक्ति ने, जैसे पॉलिनेशिया और कई देशों में ऐसा है जहां व्यक्ति एक साधारण अपराध करने पर भी आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है या आत्महत्या, समाज उसे नहीं कहता है कि आप आत्महत्या करिए, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कहता है कि आपके आत्महत्या करने से आपका परिवार सुखी हो जाए। यदि किसी ने कोई अनैतिक कार्य कर लिया है जहां पे समाज में उसको नजर में लाना मुश्किल हो गया है तो वो आत्महत्या कर लेते तो उसका परिवार भी सुखी हो गया, सारे लोग सुखी हो गए। यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है जिसका इलाज नहीं हो सकता है, नैतिक दृष्टि से उसका परिवार सुखी रहे इसलिए वो आत्महत्या कर लेता है, ये ऐच्छिक परमार्थवादी आत्महत्या है। दूसरा होता है उग्र परमार्थवादी आत्महत्या। उग्र परमार्थवादी आत्महत्या में एक उग्र रूप है, व्यक्ति आत्महत्या करना ही अपना उद्देश्य मानता है, उसे लगता है कि आत्महत्या करना ही अंतिम उद्देश्य है जीवन का। जैसे हमारे यहां हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति जीवन का अंतिम उद्देश्य है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कहा जाता है कि गृहस्थ आश्रम के बाद सारी क्रियाओं को पूर्ण करने के बाद, पुरुषार्थ को पूर्ण करने के पश्चात व्यक्ति धीरे धीरे अपना शरीर गला दे और उस परम आत्मा में विलीन हो जाए। यह होता है उग्रवादी आत्महत्या। एक आवश्यक आत्महत्या होता है जहां पे समाज उसको प्रेरित करता है कि तुमको आत्महत्या करना है, या उसका एक नैतिक जिम्मेदारी, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है समाज में पूर्णतः विलीन हो जाता है। व्यक्तित्व नहीं रहता है, व्यक्तिगत प्रवृत्ति नहीं रहती, बल्कि व्यक्तिगत प्रवृत्ति होती है, सामाजिक प्रवृत्ति हो जाती, इस कारण से आत्महत्या करता है। तीसरा एक आत्महत्या का प्रकार है अस्वाभाविक आत्महत्या। अस्वाभाविक आत्महत्या में जब व्यक्ति के सम्मुख विभिन्न
परिस्थितियां एकाएक जागृत हो जाती है, एकाएक परिस्थितियां उनके समक्ष जब आ जाती है तो अस्वाभाविक आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाता है, चाहे ये सौभाग्य से हो या दुर्भाग्य से। यदि सौभाग्य से किसी व्यक्ति को बहुत सारा धन मिल गया, अचानक अमीर हो गया, उनकी जीवन की परिस्थितियां बदल गई, वो उन नए परिवेश में सामंजस्य नहीं बिठा पाता है और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और आत्महत्या करने को प्रेरित हो जाता है। दुर्भाग्यवश यदि कोई आदमी अमीर है, बिजनेसमैन है, पूंजीपति, अचानक एकाएक बिजनेस में घाटा हो गया, बिजनेस में नुकसान हो गया, एक निम्न परिस्थिति में आ गया, उस निम्न परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करना, उस संवेगों को नियंत्रित करना, उस परिस्थिति के साथ अनुकूलन स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। इस कारण से भी आत्महत्या करते हैं। ये थे आत्महत्या के प्रकार, जिसमें आपको बताया गया अहमवादी आत्महत्या, परमार्थी आत्महत्या और तीसरा अस्वाभाविक आत्महत्या। दुर्खिम ने एक उपाय भी दिया कि आत्महत्या को समाज से किस प्रकार रोका जा सकता है या इसकी विभीषिका को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पारिवारिक समाज, धार्मिक समाज और राजनीतिक समाज के बारे में सोचना पड़ेगा। और सबसे अहम बात उन्होंने की इसके उपाय के संबंध में कि पारिवारिक जीवन को सुधारना पड़ेगा। पति पत्नी के जो संबंध है, वैवाहिक जो जीवन है, पारिवारिक जो रवैया है, उनमें सुधार करके आत्महत्या को रोका जा सकता है। ये थे दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत। विस्तृत तरीके से हमने आज के इस व्याख्यान माला में इसको समझा और जाना। आने वाले कक्षाओं में एक नए विषय के साथ फिर से आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।